हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट का जो कॉम्पोजिशन है वो कैसे होता है, किन किन लोगों से मिलकर पार्लियामेंट बनती है। कॉम्पोजिशन ऑफ राज्यसभा देखेंगे, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा देखेंगे, द लोकसभा, कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा और टेन्योर ऑफ लोकसभा, यानी कि जो लोकसभा के मेंबर हैं उनका टेन्योर क्या होता है, ये भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे जो क्वालिफिकेशन होते हैं, जो मेंबर हैं जो पार्लियामेंट में जाते हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और ऐसा वो क्या काम कर सकते हैं जिनकी वजह से उन्हें पार्लियामेंट से डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं द पार्लियामेंट। ओके, द कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट। ओके, कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है वो 3 ऑर्गन से मिलके बना है। 3 ऑर्गन उसमें कंसिस्ट करती हैं। जैसे कि पहला है प्रेसिडेंट। सब लोग बोलते हैं कि जो कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट है वो राज्यसभा लोकसभा से मिलके बनती है। नहीं, 3 लोगों से मिलके बनती है। प्रेसिडेंट उसमें फर्स्ट है। सेकेंड हमारा काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं। और थर्ड है हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस भी बोल सकते हैं। ओके, जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट जो है वो किसी मेंबर का किसी आइदर हाउस का मेंबर नहीं होता है। ठीक है, जो पार्लियामेंट में किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता है। आइदर हाउस मीन्स लोकसभा और राज्यसभा। जैसे कि ब्रिटिश क्राउन देखें हम, ब्रिटिश क्राउन जैसे कि वो भी इंटरगल पार्ट होता है पार्लियामेंट का। ओके, वो बस परफॉर्म करता है कुछ सर्टेन फंक्शन रिलेटिंग जो भी राज्यसभा और लोकसभा से प्रिसीडिंग होती हैं। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की बात की जाए, वो इंटरगल पार्ट ऑफ नहीं है लेजिस्लेचर का। ओके, और इंडिया में प्रेसिडेंट क्या दोनों हाउस को समन भेज सकता है, डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को, और बिल उसको मतलब कि वो क्या एसेंट दे सकता है, बिल पे एसेंट अपना दे सकता है। ओके, अब देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट और अपर हाउस भी बोल सकते हैं पार्लियामेंट का, जिसमें मैक्सिमम जो नंबर ऑफ मेंबरशिप होती है वो राज्यसभा की वो 250 फिक्स होती है। ठीक है, अधिकतम जो है वो 250 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें से 238 मेंबर जो है वो स्टेट से आते हैं और जो 12 मेंबर है वो राष्ट्रपति क्या करता है, उन्हें नॉमिनेट करता है। और जैसे कि जिसमें 238 में अगर देखा जाए तो यूनियन टेरिटरी के भी लोग होते हैं और स्टेट के लोग भी रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, और ये आर्टिकल 80(1) में दिया गया है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ये मतलब कि इलेक्ट होते हैं। और इनका जो सिस्टम है इलेक्शन का वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ ट्रांसफरेबल वोट है, और जो कि मतलब कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनियन टेरिटरी से भी चूज किए जाते हैं पार्लियामेंट में। ओके, अब एलोकेशन ऑफ सीट जो है वो यूनियन टेरिटरी एंड मेंबर सीट एलोकेटेड इन ईच राज्यसभा एंड स्पेसिफाइड इन 4 शेड्यूल। जो इनका सीट ऑफ एलोकेशन है यूनियन टेरिटरी और मेंबर ऑफ स्टेट, इनका जो सीट है वो राज्यसभा में वो 4 शेड्यूल में स्पेसिफाई किया जाएगा। और जो 12 में नॉमिनेटेड पर्सन होंगे, जो कि कौन चूज करता है, वो प्रेसिडेंट चूज करता है, जो कि किस बेसिस पे होंगे, या तो उनके पास स्पेशल नॉलेज होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विसेज में, जो कि आर्टिकल 80(3) में दिया हुआ है। ये इतने लोग को क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेट कर सकता है। ओके, 12 मेंबर को वो नॉमिनेट करता है। ठीक है, नॉमिनेट मेंबर डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इंडिया, जो कि प्रेसिडेंट जो जिन लोगों को नॉमिनेट करता है वो कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो बायसनेस हो जाएगी ना। अगर मान लीजिए कोई भी प्रेसिडेंट जिन लोगों को नॉमिनेट करता है, अगर वही लोग इनको मतलब कि इनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराया जाएगा तो वो मतलब जाहिर सी बात है जो प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट किया है उसी के पक्ष में ना रहेंगे, इसी वजह से इनको ये अधिकार नहीं दिया गया है। ओके, देखते हैं चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ओके, तो देखेंगे राज्यसभा के जो चेयरमैन है और डिप्टी चेयरमैन है वो उनका कॉम्पोजिशन या वो कैसे मतलब कौन होता है और कैसे इलेक्ट होते हैं डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का।
जैसे कि हम देखते हैं लोकसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो स्पीकर होते हैं, वैसे ही राज्यसभा के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो हमारे क्या है, चेयरमैन है। और वही चेयरमैन जो है वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं, उन्हीं को एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहा जा सकता है। और जो राज्यसभा के जो मतलब कि मेंबर होते हैं, और मान लीजिए कि डिप्टी अगर देखा जाए चेयरमैन की, जैसे मान लीजिए कि अगर वाइस प्रेसिडेंट या एक्स ऑफिसर चेयरमैन अगर मान लीजिए कि एब्सेंट है, वेकेंट पे रहते हैं, ठीक है, तो उनकी जगह पे डिप्टी चेयरमैन उनकी जगह पर वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो उनका इलेक्शन जो होता है राज्यसभा के कोई मतलब कि उसी के मेंबर होते हैं, उन्हीं को इलेक्ट करके एक डिप्टी चेयरमैन बना दिया जाता है, जो कि आर्टिकल 89 में दिया गया है। तो वही मैंने बताया कि अगर चेयरमैन किसी वैकेंट पे है तो अगर उन्हीं की तरह ना सेम एज एन एक्टिंग क्या करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट की तरह ही क्या करेंगे, डिप्टी चेयरमैन भी काम करेंगे। अगर मान लीजिए उनका भी जो है वो अगर उनके फंक्शन को प्रेसिडेंट जो है वो डिस्चार्ज कर सकता है, या उनके मतलब उन्हें ड्यूटी के लिए मतलब कि कॉल भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट, किसको, डिप्टी चेयरमैन को, जो कि मान लीजिए अगर वाइस चेयरमैन किसी वैकेंट पे है तो उनकी जगह पे कौन आ रहा है, डिप्टी चेयरमैन आ रहा है, एज एन उन्हीं की तरह सेम उन्हीं की तरह फंक्शन करेंगे, काम करेंगे। ओके। और इन द ऑफिस ऑफ डिप्टी चेयरमैन इज ऑल्सो वैकेंट एंड ड्यूटीज शैल बी परफॉर्म बाय सच ऑफ मेंबर राज्यसभा एज अ प्रेसिडेंट में बी अपॉइंट। मान लीजिए कि वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में नहीं आते हैं, उनकी जगह पे हमें डिप्टी चेयरमैन को क्या कर लिया, अपॉइंट कर लिया, उनको काम करिए। लेकिन मान लीजिए ये भी नहीं रहते हैं, ये भी वैकेंट पे चले जाते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के अपने डिस्क्रिशनरी पावर पे है, तो वो किसी राज्यसभा में किसी मेंबर को मतलब कि अपॉइंट करके उससे उनके जगह पर प्रिसाइडिंग के लिए रख सकता है। ओके। अब जैसे कि चेयरमैन जो है वो प्रिसाइड करता है सीटिंग ओवर हाउस को, एब्सेंट अगर मान लीजिए कि डिप्टी मतलब कि मान लीजिए कि चेयरमैन एब्सेंट है, मैंने बताया कि डिप्टी चेयरमैन उनकी जगह पे क्या करेगा, प्रिसाइज करेगा। अगर बहुत लोग मतलब कि एब्सेंट हो जाते हैं तो किसी ऐसे पर्सन को डिटरमाइन किया जाएगा रूल और प्रोसीजर के थ्रू, और जो कि क्या कौन करेगा उसको, तो प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट किसी ऐसे पर्सन को वहाँ पे प्रिसाइड करने के लिए उन्हें मतलब कि अपॉइंट करेगा। तो ये जो सारे फंक्शन है, जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोकसभा में देखते हैं जो स्पीकर होता है वो क्या करता है, वही मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वही सबका क्या होता है, एक सबका वो वॉइस होता है, सबकी सुनता है, सबकी बातों को समझता है, हर एक चीज करता है। वैसे ही राज्यसभा में चेयरमैन जो होता है वो भी क्या होता है, राज्यसभा में जितने सीटिंग पीपल होते हैं उनकी वॉइस होता है, उनकी बातों को सुनता है और डिटरमाइन करता है। तो ये होता है रोल चेयरमैन का और डिप्टी चेयरमैन का इन राज्यसभा में। ओके। अब देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा जो कि पॉपुलर हाउस होता है और जिसके मेंबर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं, यानी कि लोग डायरेक्टली इनको चुन के पार्लियामेंट में भेजते हैं, जिसे हम लोअर हाउस भी बोलते हैं या हाउस ऑफ पीपल भी बोल सकते हैं, जो कि क्या है, आर्टिकल 81 क्रॉस 1 में इसको मतलब कि दिया गया है, प्रोवाइडेड है। ओके। जिसमें अगर देखा जाए तो 550 मतलब कि टोटल इसमें मेंबर जो है वो कंसिस्ट हो सकते हैं, जिसमें कि 5 जो 30 मेंबर हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड फ्रॉम पीपल, और जो 13 जो हैं वो यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और जैसे कि मान लीजिए 5 जो नॉट मोर देन 530, यानी कि 530 से ज़्यादा लोग मतलब कि स्टेट से इलेक्ट होके नहीं आ सकते हैं, और 20 से ज़्यादा लोग यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होके नहीं आ सकते, यानी कि लगभग 30 लोग यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 530 जो है वो स्टेट से आते हैं, डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। और मान लीजिए जो 2 मेंबर होते हैं, 2 मेंबर जो कि नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं, जिसको हम एग्लो इंडियन बोलते हैं। ठीक है, एग्लो इंडियन, जो कि अब क्या है, अब एग्लो इंडियन को मतलब कि 2020 से ही इसको मतलब कि अब नॉमिनेट नहीं किया जा रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा, मान लीजिए लगभग हट ही गया है। ओके। तो ये होता है कॉम्पोजिशन
जो प्रेसिडेंट, मान लीजिए जो 2 लोग होते हैं ना, उनको प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी से जो आते हैं वो भी इलेक्टेड ही होंगे, डायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, और 530 मेंबर जो होंगे वो भी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ही होंगे। ओके, तो ये रहा हमारा द लोकसभा। अब देखते हैं टेन्योर ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के जो मेंबर हैं वो 5 साल तक मतलब कि इनको कमेंस किया जा सकता है, यानी कि जब से इनका जो कार्यकाल है वो कैसे स्टार्ट होगा, फर्स्ट सेशन होगी, यानी कि प्रेसिडेंट की जो फर्स्ट सेशन होती है वो उनसे स्टार्टिंग होती है, और लगभग 5 साल तक इनका कार्यकाल कंटिन्यू किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि इससे पहले भी डिसॉल्व किया जा सकता है, हाँ तो किया जा सकता है। लोकसभा को मैंने बताया ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता। राज्यसभा टेम्परेरी नहीं होता, परमानेंट होता है वो, ठीक है, जिसे हम कभी डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोकसभा जो है जिसे हम डिसॉल्व किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व कर सकता है। कैसे? मान लीजिए अगर देश में कोई प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो जाती है, तब हाउस ऑफ पीपल में भी एक्सटेंड, मान लीजिए कि अगर देश में कोई भी ऐसा इमरजेंसी आ जाता है, नेशनल इमरजेंसी या कोई भी इमरजेंसी आ जाती है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट के लोगों का कार्यकाल को एक्सटेंड भी किया जा सकता है 1 साल के लिए, या कम भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 साल के लिए है तो 5 साल के लिए ही रहना चाहिए, नहीं। अगर कोई भी इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ जाती है तो 1 साल के लिए क्या प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, यानी कि लोकसभा के लोगों के कार्यकाल को मतलब कि कर सकता है। लेकिन अगर ये भी जो है लोकसभा को 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। अगर कोई मान लीजिए कोई इमरजेंसी है, ठीक है, तो अगर उसके 6 मंथ तक एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमें तुरंत क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कैसे भी कैसे करवाना पड़ेगा, यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व करके हम नया इलेक्शन के लिए प्रेसिडेंट जो है वो कहेगा, लेकिन 6 मंथ से ज़्यादा उस बियॉन्ड नहीं जा सकता है। ओके, अब देखते हैं हम क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अगर देखा जाए कि अगर पार्लियामेंट के मेंबरशिप की क्वालिफिकेशन क्या है, पहली बात तो उसे सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, यानी कि वह इंडिया का ही सिटीजन होना चाहिए और किसी कंट्री का सिटीजन नहीं होना चाहिए। उसकी उम्र नॉट लेस देन 30 ईयर, यानी कि मान लीजिए कि किसी भी इंसान की उम्र 30 से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर देखा जाए काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा की बात करें तो उसमें 30 साल मिनिमम जो एज होनी चाहिए, और हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा की बात की जाए तो इसमें 25 ईयर, नॉट लेस देन 25 ईयर नहीं होना चाहिए, 25 ईयर ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। और देखा जाए वो क्वालिफिकेशन यह है कि वो पार्लियामेंट जैसे कि पार्लियामेंट में जो भी जैसे कि क्वालिफिकेशन जो भी दी गई है, वो इन सारी क्वालिफिकेशन उसके अंदर होनी चाहिए। और किसी भी ओथ को लेने से पहले, ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन के बिहाफ पे ऑथराइज होना चाहिए, और जो कि किसमें से शेड्यूल 3 और आर्टिकल 84 में क्या है, प्रोवाइड है। ओके, अब देखते हैं हम, अब बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ऐसा वो मतलब कि अगर मेंबर हैं वो ऐसा काम कर सकते हैं जिसकी वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 102 में दिया गया है। अगर कोई भी मेंबर है जो कि होल्ड करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो जो एक्सप्रेशन है वो कहीं डिफाइन नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो है आप पढ़ेंगे, उसमें ये मतलब अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है, जिसमें कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा कि अगर कोई मतलब कि मेंबर है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि वो खुद के मतलब कि खुद के बेनिफिट के लिए कोई ऐसा काम कर रहा है, खुद के सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कोई मेंबर है जो काम कर रहा है जो कि मतलब सही नहीं है, उसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। मान लीजिए देश में अगर किसी भी मेंबर को हम डायरेक्टली लोग इलेक्ट होके पार्लियामेंट में भेजते हैं, तो वो उसकी ड्यूटी बन जाती है कि वो बस सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए काम करे, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कभी काम ना करे। तो इसी वजह से अगर वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए ऐसा कुछ काम करता है जिसकी जो कि ये मतलब कि ये डिस्क्वालीफाई करने के लिए मतलब कि
पार्लियामेंट को या चेयरमैन को हक दे देता है, तो वो इसी वजह से भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, जो कि आर्टिकल 102 क्लॉज 1 में दिया गया है। अगर कोई भी इंसान अनसाउंड माइंड हो जाता है या उसे कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाता है अनसाउंड माइंड, तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब वो समझ ही नहीं पाएगा, कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो किस वजह से वो पार्लियामेंट में रहेगा, इसी वजह से उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर इससे इंसॉल्वेंट है तो भी उसको मतलब कि डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई भी सिटीजन जो कोई भी पर्सन है जो कि सिटीजन नहीं है इंडिया का और वॉलंटरीली एक्वायर कर दे रहा है फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप, और मतलब कि अपने एक नॉलेज में, एलिगेंस में, एडहेरेंस में फॉरेन स्टेट में, तो वो भी डिस्क्वालीफाई उसे किया जा सकता है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो जरूर करें।